दिस इज़ द न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और इसका फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसको हम समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स मेनली डील करता है हीट और टेम्परेचर के साथ। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, हीट टेम्परेचर को, और साइमल्टेनियसली हम बात करेंगे कि किस तरह से हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम हीट को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हीट का कन्वर्जन वर्क के साथ बहुत ज़्यादा पढ़ा जाएगा। आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर एक सिंपल बात हमने, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे चैप्टर के अंदर ना हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वो चैप्टर है जिसकी नॉलेज से लोगों ने गाड़ियां बनाई, इंजन्स बनाए, आई शुड से क्या, कि इंजन्स बनाए, और इंजन से ऑब्वियसली गाड़ियां बनी। तो जो इंजन बना, उस इंजन की सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और वही अपने अपने दिमाग में रखनी है जब भी हम इस चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। वो ये कंस्ट्रक्शन है, दिस इज द चैम्बर ऑफ अ इंजन, और इसके यहां पे लगी होती है पिस्टन, इस तरह से इसके अंदर ऐसे लगी है पिस्टन यहां, और यहां है गैस। ठीक है, गैस, और यहां से हम इसको हीट देने वाले हैं। ठीक है, बस आपने ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जब लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसको बड़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन हमने जो जिसको डिस्कस करना है, दैट इज़ अ बेसिक कंस्ट्रक्शन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है। थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी दो चैप्टर हैं हमारे साथ साथ में, एक है काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस और एक है हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो डील करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे। मैक्रोस्कोपिक हो गया डायरेक्ट, जैसे मतलब ऊपर ऊपर से जो प्रॉपर्टीज हमें मेजर करने वाली होती हैं, जैसे हम बात करेंगे टेम्परेचर की, जैसे हम बात करेंगे प्रेशर की, जैसे हम बात करेंगे हीट की। ठीक है, तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, क्वांटिटी ऑफ द गैस, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लेकिन जब हम केटीजी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर इसका, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पे डील करता है। तब हम बोलेंगे अगर ये प्रेशर है तो इस प्रेशर का बेसिक कारण मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या है, अगर ये टेम्परेचर है तो इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे इसका क्या रिलेशन आएगा। ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं। ये दोनों के दोनों चैप्टर आपके केमिस्ट्री के अंदर भी हैं। ठीक है, वहां पे हम थोड़ा सेपरेट तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में भी हैं और आप लोगों ने पढ़े भी होंगे शायद अभी तक। ठीक है, तो ये आ गया इसका इस तरह से। अभी मैं ये रीड करता हूँ साथ साथ में। क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इट मेनली डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे, ये क्या मतलब हो गया यार, हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट हो गया। इट्स वेरी सिंपल, हम इस बात को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बड़ी क्लियर बात क्या बताई, कि हम जो डील करने वाले हैं उसके अंदर ये हमारा एक बेसिक कंस्ट्रक्शन इंजन की, लेकिन इंजन वर्ड यूज़ नहीं किया जाता यहाँ पे अभी तक। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं इंजन्स के बारे में, लेकिन अभी अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तब इसको इंजन नहीं, हमने एक चैम्बर और ये हमारा इसके साथ ये पिस्टन लगी हुई बतानी है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। यहाँ से जब तुम हीट देते हो ना, ये गैस एक्सपैंड करती है। दो चीज़ें होती हैं इस गैस के साथ, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या, कि इस गैस को जब तुम हीट करते हो तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, एक्सपैंड भी करती है, एक्सपेंशन भी होती है, और साइमल्टेनियसली इसका इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। तो मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट इन इट। मतलब नॉर्मली आप चीज़ों को गर्म करते हो तो क्या होता है, नॉर्मली आप चीज़ों को गर्म करते हो तो आप बोलते हो टेम्परेचर बढ़ेगा यार, इसको हीट करोगे तो आप इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन गैस के केस में आप वट यू फाइंड आउट कि उसमें क्या होता है कि उसकी एक्सपेंशन भी होगी और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दो काम हो जाते हैं हीट के। और ये जो एक्सपेंशन हुई, टेम्परेचर तो बढ़ा, चलो ये तो बढ़ गया, उसको भी हम थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में किस तरह से पढ़ेंगे ये भी हम देखेंगे। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्सपेंशन तो हुई, लेकिन साथ में जो अभी एक्सपेंशन होने के कारण ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करती है। अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव की तो आपको क्या दिखाई दिया, हमने इसको इस तरह से समझा कि जो आपकी हीट थी उसने कुछ काम किया, काम हुआ ना, पिस्टन हिली। अब इस पिस्टन के साथ तुम कुछ भी करा लो, हम गाड़ियां चला देते हैं इस पिस्टन के हिलने पे। ये बात आपने समझनी है। वो कैसे चलाते हैं अभी उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है आपने, बट मैं आपको बता देता हूं दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल जिसके साथ गाड़ी का इंजन वर्क करता है।
और अल्टीमेटली हम वहीं जा रहे हैं। इंजन, उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन भी बोलते हैं। मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। इंटरनल कंबस्शन इंजन भी बोलते हैं, और इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलते हैं, और इंटरनल कंबस्शन इसलिए बोलते हैं कि उसकी जो हीट का जो कंबस्शन है ना, हीट के लिए ऑब्वियसली आपको किसी चीज़ को जलाना पड़ेगा, तो जो कंबस्शन है वो उसके अंदर की जाती है। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि हीट मैंने इसको यहाँ बाहर से दी, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन हो गया। लेकिन एक इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है जो आपको गाड़ियों में लगता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन भी होते हैं जो ट्रेन्स में, अगर आप लोगों ने कभी को मूवी वगैरह में देखा हो, क्योंकि आपके टाइम पे तो ऐसी अभी ट्रेन्स आती नहीं है, तो पहले वो स्टीम इंजन पे चलती थी और कोयले से चलती थी, तो उसको गर्म कहाँ से किया जाता था? बाहर से, ठीक है। तो उसके चैम्बर को बाहर से गर्म किया जाता था। जिन लोगों ने वो गदर मूवी देखी होगी उसके अंदर देखा होगा किस तरह से वो कोयला फेंक रहा था उसके अंदर, तो वो सनी देओल, ठीक है। तो वो कोयला जो फेंकता है, तो वो कोयला क्या कर रहा है? वो हीट हीट क्रिएट कर रहा है, और हीट से वो क्या करता था? हीट से इंजन चलता है। उस हीट से जो इंजन चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर राइट नाउ, ठीक है। तुम्हें इस पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। हम जिस पे बात करेंगे आपके दिमाग में, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको सिर्फ ये दिखाई दे जब भी हम बात करें, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने माइक्रोस्कोपिक भी बता दिया आपको। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। सिस्टम, सिस्टम आपका वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। दिस इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो अभी चैम्बर आपको दिखाया मैंने, इसको सिस्टम बोल रहा है ये, ठीक है। मैंने बोला ना आगे जाके यही आपका इंजन बन जाता है। द असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, असेंबली है वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टन वैल्यू ऑफ, उसका कुछ अपना एक प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सराउंडिंग, उसके आसपास की चीज़ें अदर दैन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो उसके बाहर का सारा हो गया, मतलब इंजन के बाहर की चीज़ जो होगी वो उसका सराउंडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में आ गया द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर विच हेल्प्स अस टू स्टडी द वेरिएबल ऑफ क्या? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में हमें उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं वेरिएबल्स, उनको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पढ़ी है आपने, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट केमिस्ट्री के अंदर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यू आर वेरी मच फैमिलियर विद इट। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इसमें, जब क्योंकि इनका जब यूज़ किया जाता है ना तो आपको क्लैरिटी तभी आती है। तो अभी तो आपको सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। फिर उसके बाद आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम बोलेंगे द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम टेम्परेचर। अगर उनका सेम टेम्परेचर हो तो हम बोलते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम इज अ डिफरेंट थिंग, थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ डिफरेंट थिंग। थर्मल इक्विलिब्रियम सिर्फ टेम्परेचर को लेके बात कर रहा है, लेकिन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम बात कर रहा है कि अगर आपके जितने भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कौन से हुए? प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर ये चेंज नहीं कर रहे टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका सिस्टम है ये थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नेक्स्ट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी सिंपल लॉ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इफ इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ए और बी अगर दोनों सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं कह रहा कि अगर ए और बी, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या कह रहा है? ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। अ फिगर शोज, इसको कैसे प्रूव किया है इसने, देखो यहां पे ध्यान से ना, ये इधर बीच में क्या लिखा है? दिस इज एडियाबैटिक वॉल, आप पूरा लिख देना, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल इसके बीच में, मतलब ए और बी में आपस में हीट फ्लो बिल्कुल नहीं कर रही। दिस इज अ डाइथर्मिक वॉल। डाइथर्मिक वॉल हुआ, यहां से हीट इजीली फ्लो कर सकती है, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। और अगर हीट फ्लो करती है तो आपको एक बात पहले पता होनी चाहिए कि अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर T1 है, और ये एक और बॉडी उसके साथ मैंने कांटेक्ट में लाई, एक और बॉडी उसके साथ कांटेक्ट में लाई जिसका टेम्परेचर T2 था, तो अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करती जाएगी, यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी। और ये हीट फ्लो कब तक करती रहेगी? जब तक ये दोनों टेम्परेचर, इनके जो नए टेम्परेचर आए T1 और T2, तो वो इक्वल ना हो। जब तक ये इक्वल नहीं होंगे तब तक ये हीट फ्लो करती रहेगी, ठीक है। तो हीट फ्लो करने के लिए मैंने चांस किसको दिया है? ए और सी को। बी और सी को भी मैंने चांस दिया है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो
ए और सी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे एक दूसरे के बाद, लेकिन ए और बी के बीच में आपस में हीट फ्लो नहीं करेगी। बट हमने अभी पढ़ा क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि ए और सी अब आपने इक्वल टेम्परेचर पे कर दिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में कर लिए, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में कर लिए, तो 100% ये ऑटोमेटिकली अपने आप इनके बीच में चाहे हीट फ्लो नहीं हुई लेकिन ये 100% थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले चीज जो आप इंपॉर्टेंट है, एक जीरोथ लॉ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक आपका ये इंटरनल एनर्जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने बोला आपको ये केमिस्ट्री में सब बेसिक बेसिक बातें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या है इसके अंदर लिखा हुआ, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ द मॉलिक्यूलर, क्या किसी भी एक सिस्टम की जो अगर इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है, इज द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो अब ये आ गया द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस exert mutual force of attraction on one another, hence they possess intermolecular potential energy। उनके बीच में इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होती है। सरफेस टेंशन की बात जब हमने की थी तब भी मैंने आपको समझाया था कि हर मॉलिक्यूल की आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं और उसकी वजह से उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड रहती है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर रहेगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज, वर्क इज डन बाय द गैस अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है गैस का तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होती है। हैंस द इंटरमोलिकुलर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हमने सीखा कि तो क्या होगा, अगर जब भी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब होगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब हो गया कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन इंटरनल एनर्जी दो कारण से है, एक पोटेंशियल एनर्जी कारण है, एक काइनेटिक एनर्जी कारण है। तो जो कारण है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो उसने क्या लिखा, इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ऑब्वियसली जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। उनकी जो मोशन है उसको हमने दोबारा काइनेटिक ईटीजी में स्टडी करना है। उसकी जो मोशन है, कोई भी एक पार्टिकल, कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर आप ले लो, एक ही मॉलिक्यूल को सिर्फ स्टडी करो ना, अगर एक गैस का है तो वो इतनी अजीबोगरीब रैंडम मोशन में होता है। वाइब्रेशंस भी कर रहा होता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा होता है, रोटेशनल मोशन भी कर रहा होता है। जस्ट इमेजिन कितनी मोशन करता है एक ही मॉलिक्यूल, एक गैस के अंदर जब भी होता है वो सारी मोशंस करता है। और ऑब्वियसली अगर ये सारी मोशंस उसके अंदर हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो ये सारी मोशंस के कारण उसके अंदर क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। एंड और क्या लिखा हमने, द मोशन में भी ट्रांसलेशनल, ठीक है लिखा है, hence the molecules possess the kinetic energy, hence the molecules possess the kinetic energy as the temperature increases, this average kinetic energy of the gas molecules also increases। इसका मतलब the internal kinetic energy is a function of temperature, the internal kinetic energy, internal potential energy is the function of volume, internal kinetic energy is the function of temperature। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरनल एनर्जी जो है, पहली बात बड़ी सिंपल है इसमें, इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, जो जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, सारी मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जीज का सम प्लस सारे सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम इज द इंटरनल एनर्जी, इज द टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक बात ये हो गई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको चेंज करनी है तो कैसे चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज करके। अभी हमने पढ़ा ऊपर, इज अ फंक्शन ऑफ, उसको लिखने का तरीका इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो रैंडमनेस, उनकी मोशन जो है वो बढ़ जाती है। द इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड द ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज अ होल, इट इंक्लूड्स ओनली द disordered energy associated with the random motion of the, हाँ मतलब अगर कोई अगर अगर आप, इसका क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक गैस चैम्बर को
एक गैस चैम्बर आपने लिया और इसको मोशन में दे रहे हो, तो उसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मतलब ये एक गैस चैम्बर पड़ा हुआ है किसी जगह और मैंने इसको लेके गया, तो इसकी इसकी मोशन के कारण नहीं है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इसके मॉलिक्यूलर मोशन के कारण है, इसके इंटरनल एनर्जी। इट इंक्लूड्स ओनली द डिसऑर्डर्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये अब देखो, अब समझना है इसको। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। ठीक है, इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल दैट इज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द दैट स्टेट हैज बीन ब्रॉट अबाउट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी एक सिस्टम की अगर कोई एक इंटरनल एनर्जी है तो वो एक स्टेट वेरिएबल है। ये समझना, दो वर्ड्स यूज करेंगे हम यहाँ पे। इट इज अ स्टेट वेरिएबल, ये याद रखना प्लीज। इट इज़ अ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल का मतलब हुआ कि जो वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी की, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, वो वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे बना, उसका पाथ क्या था, कैसे हमने टेम्परेचर दिया, कैसे वो टेम्परेचर इंक्रीज किया, स्लोली किया, फास्ट किया, नथिंग टू डू विद द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इट डजेंट डिपेंड कि वो स्टेट हमने कैसे लाई। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ प्योरली काइनेटिक इन नेचर। आइडियल गैस की अगर बात करें, रियल गैस के अंदर काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है, लेकिन कह रहा है कि अगर आइडियल गैस की बात करोगे दैट इज प्योरली काइनेटिक। कैसे? इन आइडियल गैस देर इज नो मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जब हम आपने आइडियल गैस की वो पढ़ी भी हैं, वो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस में क्या है कि जो मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है आइडियल गैस में, देर आर नो मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सो द गैस डज नॉट पोजेस एनी इंटरमॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए आइडियल गैस में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अगर आइडियल गैस की, जो होती नहीं है, प्रैक्टिकली सब रियल गैसेज ही हैं, लेकिन अगर आइडियल गैस आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, हमने लेकिन केटीजी के अंदर पढ़ना है। तो आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं कि आइडियल गैस ये होती है। तो अगर आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे कि भाई उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, कुछ नहीं है। दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज होल काइनेटिक इन नेचर एंड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो इसलिए जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे और हमको आपको बोलेंगे कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर, इसका सॉरी इसका इसका वो इंक्रीज कर, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर, तो आपने कहना भाई टेम्परेचर से इंक्रीज हो सकती है और कोई तरीका नहीं है इसकी इंक्रीज करने का, क्योंकि वॉल्यूम से नहीं इंक्रीज करेगी आइडियल गैस की। वैन एवर यू कंसिडर आइडियल गैस थ्रेटिकली मैनी थिंग्स वी स्टडी इन फिजिक्स आर थ्रेटिकल। ठीक है, प्रैक्टिकली उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले थ्रेटिकली स्टडी कर लेते हैं चीज़ों को थोड़ा सिंपल बना के। एक जैसे अभी हमने अपनी चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए ये मान लिया कि भाई वॉल्यूम के कारण नहीं हम चेंज मान रहे, हम इसके कारण ही सिर्फ चेंज मान रहे हैं। किसके? वॉल्यूम के चेंज के कारण इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं मान रहे, हम सिर्फ किसके कारण मानेंगे, टेम्परेचर के कारण मानेंगे, अपनी स्टडी को थोड़ा सिंपल करने के लिए। फिर जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ते जाते हैं हम वो भी स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द टाइम कि हम उसको किस तरह से स्टडी करते हैं। ईजी बनाने के लिए पहले आइडियल चीज़ों को स्टडी करते हैं, फिर आगे जाके हम उसको दूसरे लेवल पे लेके आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट वन नाउ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट इट स्टेट्स, ये क्या कहता है, ये सिंपल इतनी बात कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुनना आप मेरी बात, मैं आपको ये सब रीड कर लेना, आप कुछ नहीं है। किसी भी सिस्टम को, यही तुम्हारा सिस्टम अपने दिमाग में रखो, मैंने आपको पहले भी बताया, ये सिस्टम जब भी आपने अपने दिमाग में रखा, इसको आप जब हीट देते हो, ये कहता है, तो जो हीट है ना वो दो काम करती है। एक, इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। क्यों भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी क्या? टेम्परेचर बढ़ता है, मैंने अभी बोला आपको, टेम्परेचर भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर जो बढ़ा उसको कैसे लिखा थर्मोडायनेमिक्स कैसे लिखती है उसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कहता है जो तुम हीट देते हो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। क्या एक ही बात नहीं है? बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है ये वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होता है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाती है, और पिस्टन का ऊपर जाना मैंने अभी आपको बोला उसको वर्क बोलते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ये देखो, ये डी क्यू, तुमने जो हीट दी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई, और जो वर्क हुआ वो चेंज इन वर्क हुआ, कि पहले कहीं स्टेट थी अब उसका वर्क चेंज हुआ। तो ये आपका अल्टीमेटली क्या आ गया, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नथिंग इज देयर, इसमें अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये सब, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो आपने पढ़ना है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट मे बी स्टेटेड एज, क्या लिखा है, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, अ पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रिमेनिंग इज यूज्ड टू डूइंग द एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, बस ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस बाय डीवी एट
कांस्टेंट प्रेशर। अब ये इंपॉर्टेंट है इसका एक और फॉर्म, कि अगर मैं क्या बोलूं कि अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम जो है, किसी सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर चेंज करे तो उसका जो डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर आता है, पी डीवी के। किसके बराबर आता है, पी डीवी के। तो वो अल्टीमेटली आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। वो देखो वो पी डी वी कैसे आया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम ऐड कर लेना वहाँ पे। क्या ये ऐड करोगे आप कि ये एक चैम्बर है जो आपके साथ बात कर रहा था। जब आपने उसको हीट दी तो क्या हुआ, उसका ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ गया। जब उसका पिस्टन ऊपर की तरफ गया तो हमने क्या बोला कि भाई डी डब्ल्यू निकाल के दिखाओ। आपको मालूम है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये डी एक्स लिखो, ये डी एक्स ऊपर गया, ठीक है, डी एक्स डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो डी एक्स आ गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर उसके बाद फोर्स को मैंने क्या लिख दिया, प्रेशर इंटू एरिया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा ना, ये चैम्बर यार सिलेंड्रिकल है, इसका कुछ एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया आपको, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स डी एक्स। ए डी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, याद रखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर दो ना कभी भी इस लेंथ के साथ, तो ये क्या हो गया, डीवी, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो पी डीवी इसका फॉर्मूला बन गया। देखो ये छोटी सी डायग्राम आपने दिखानी है कि ये पिस्टन थी, ये पिस्टन थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई ऊपर की तरफ, कितनी, डी एक्स, ठीक है, दिख रहा है आपको डी एक्स। यहां से आपने हीट दी हुई है और अल्टीमेटली आपने क्या बोला, आपने बोला कि भाई जब मुझे डी डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में पी ए डी एक्स होता है, ठीक है। तो जब पी ए डी एक्स लिखा आपने तो ए डी एक्स जो होता है वो डी वी के बराबर होता है। नहीं मालूम है तो याद कर लो, क्या करें, समझ तो आना चाहिए आपको मैथमेटिक्स में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट जब भी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वॉल्यूम होता है, तो पी इंटू डी वी आ गया, ठीक है। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया। अभी तक एक इक्वेशन हम क्या लिख रहे थे, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो हम अभी तक क्या लिख रहे थे, डी क्यू इक्वल टू क्या लिख रहे थे, इक्वल टू लिख रहे थे डी यू प्लस डी डब्ल्यू। लेकिन अब हमने डी डब्ल्यू को भी कन्वर्ट कर लिया आपने किस में, कि डी यू इज प्लस क्या, पी डी वी, ठीक है। तो कैलकुलेशन में ये ज़्यादा काम आता है नीचे वाला। तो ये ऐड करोगे आप थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐड करोगे। अब चलें, देखो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये खुद रीड करोगे, इसमें कुछ नहीं अभी बताने वाला है, आगे आगे हम बात करेंगे। और ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें किसके बारे में सिखाया, इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, याद रखना है। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर किसने दिया था, जीरोथ लॉ ने, ठीक है, ये याद रखना है प्लीज। चले अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, हाँ? पहला प्रोसेस मेल्टिंग, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। व्हेन अ सॉलिड melts into liquid its internal energy increases which can be calculated from first law of thermodynamics। हम मेल्टिंग में कह रहा है कि भाई जब सॉलिड एक कन्वर्ट मेल्ट करके क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। वो कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, उसको सीखना है हमने, ठीक है। तो अब देखना जरा क्या, लेट m इज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉलिड, एल द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं। लेटेंट हीट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मेल्ट करते हो ना, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे आइस आप ले लो, आइस मेल्ट कितने पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और जब तक उसकी मेल्टिंग होती रहती है ना, तो तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, वो 0 डिग्री पे ही रहता है, ठीक है, हीट देने के बावजूद भी। क्यों, कहां गई वो हीट, दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, क्या, यूज टू कन्वर्ट आइस इंटू लिक्विड। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का एक सिंपल सी बात है, अगर आप पानी को गर्म करो कभी भी गैस पे, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, 50 से 60 जाएगा, 60 से 80 जाएगा, 80 से 100 जाएगा, लेकिन 100 के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। उसका टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए नहीं करता क्योंकि जो हीट आप दे रहे हो, बड़े सरप्राइजिंग है ना, आप हीट देते जा रहे हो, नीचे से गैस आपने ऑन रखी है, लेकिन तब भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा 100 के बाद। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि वो जो हीट आप दे रहे हो दैट विल बी यूज्ड इन कन्वर्टिंग दैट वाटर इनटू स्टीम। तो वो चेंज ऑफ स्टेट में जो काम आती है हीट, आपने ऐसे बोलना है, जो चेंज ऑफ स्टेट में हीट काम आती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। पढ़ा हुआ है आपने ये क्लास 10th में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस, क्या, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, कितनी हीट एब्जॉर्ब की उसने, डी क्यू इक्वल टू क्या, एम एल
क्योंकि लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट अगर किसी की दे दूंगा ना आपको, उसके यूनिट होते हैं जूल्स पर केजी। जूल्स पर केजी मतलब एक एक किलोग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी हीट चाहिए होगी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वो गिवन होती है, वो यूनिवर्सल फैक्ट है, वो उतनी ही वैल्यू है हर जगह। ठीक है, क्या बोला मैंने? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? एक केजी आइस को, मैं केजी ऐसा यूनिट्स में बात कर रहा हूं, आपने वैसे बोलना होता है एक यूनिट आइस को। ठीक है, एक यूनिट आइस को आपने अगर वाटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो ये हो गया। ठीक है, तो वो वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब एल की वैल्यू फिक्स है। एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर एवरी सॉलिड इज फिक्स्ड। ठीक है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो कि भाई आप करना कितना चाहते हो। अब 1 केजी आइस लेना चाहते हो, अगर 2 केजी आइस लेना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 केजी आइस लेना चाहो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए डी क्यू इक्वल टू क्या बन गया आपका? ml। ठीक है, सिंस ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस द चेंज इन वॉल्यूम dv इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जब आपका आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है ना, मैं आपको बता देता हूं, वॉल्यूम चेंज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना मेल्टिंग प्रोसेस में जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता, तो इसलिए उसके डीवी को कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया विच सेज डी क्यू, जो तुमने हीट दी, वो हमेशा क्या काम करती है? एक इंटरनल एनर्जी चेंज करती है और एक काम करती है, तो डीवी हुआ नहीं चेंज। ठीक है, ज़्यादा चेंज होता नहीं है, इसलिए इस चीज़ को हम कैंसिल कर देते हैं और बोलते हैं डी क्यू ही आपका डी यू के बराबर है। तो मेल्टिंग प्रोसेस में आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दिया कि भाई आपके मेल्टिंग प्रोसेस में जो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है वो ml के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपने समझा इसमें। ठीक है, इसको रीड कर लो अच्छे से। फिर आ गया बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस में सिंपल वही रूल है, कोई चेंज नहीं है खास, सिर्फ इतनी बात आपने समझनी है कि बॉइलिंग प्रोसेस में आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगी, वॉल्यूम भी चेंज होगा। जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होती है तो वॉल्यूम ठीक ठाक चेंज होता है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक चेंज होता है, इसलिए उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो वॉल्यूम मार्जिनली चेंज होता है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है, मैं बता देता हूं आपको, लेकिन बड़ा मार्जिनल चेंज होता है। लेकिन जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो चेंज इज बिग इनफ, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, तो उसको कैन नॉट बी निगलेक्टेड, तो उसको कंसिडर करना है। बस ये डिफरेंस है इसमें और बॉइलिंग वाले प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ये देखो डी डब्ल्यू हमने लिख दिया, V2 माइनस V1, बाद में कितना वॉल्यूम और पहले कितना वॉल्यूम, ml। इस बार लेकिन L क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, लिखा ये देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, पढ़ो इसको अच्छे से, आएगा आपको समझ। ठीक है, यहाँ से जब हमने लॉ लगाया तो आपको इंटरनल एनर्जी निकाल दी हमने, आपको 100% समझ आएगा ये, आप देख लेना। इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हम ये दोनों प्रोसेसेस में एप्लीकेशन बताई हमने। ये एप्लीकेशन क्या है आपके किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी, मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू और बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इसके लेटर ऑन, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आपको और एग्जांपल्स मिलेंगी इसकी, जिसमें हम इंटरनल एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे और आपको ज़्यादा फील आएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।